बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी टाइप्स होती हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, और उसके अलावा हम कुछ सिग्नल्स देखेंगे जो हमारे CPU प्रोसेसेस में होते हैं, और उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे विच इज़ अबाउट हार्डवेयर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल यूज़र सिस्टम्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसे यूज़र सिस्टम जिनको एक वक्त में सिर्फ एक यूज़र असेस कर सकता है, उनको बोलते हैं सिंगल यूज़र सिस्टम। नाम से ही जाहिर है, इन सिस्टम के यूज़ करने का गोल क्या होता था कि यूज़र कन्वीनियंस को हम मैक्सिमाइज़ कर दें और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाए, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ CPU एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी एक सिस्टम एक यूज़र के लिए हो, ये ना हो कि एक सिस्टम को 4-5 यूज़ करने वाले हैं और यूज़र का जो टाइम है इस्तेमाल करने का वो कम हो रहा है और एक ही CPU को ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर यूज़र को एक डेडिकेटेड कंप्यूटर मिले, उसका ही वो डेडिकेटेड सिस्टम है। इससे वही उस कंप्यूटर का जो CPU होगा वही यूज़र इस्तेमाल करेगा। तो यूटिलाइजेशन उस यूज़र के लिए बढ़ जाती थी, कन्वीनियंस भी बढ़ जाती थी और रिस्पॉन्सिवनेस भी बढ़ जाती थी। तो जो हमारे पास सिंगल यूज़र सिस्टम होते हैं उनमें डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले स्क्रीन, स्कैनर और स्मॉल प्रिंटर्स वगैरह। ठीक है। अब लेकिन ये जो सिंगल यूज़र सिस्टम है ना, इनके अंदर ये अच्छी बात है कि ये जो लार्जेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर भी अडॉप्ट हो जाते हैं कि अगर कोई सिस्टम है जो कि ज़्यादा यूज़र के लिए बना है तो आप उसको सिंगल यूज़र के लिए डिफ़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिनक्स, यूनिक्स हैं, विंडोज़ हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके अंदर आप सिंगल यूज़र मोड जो है उसको भी रन कर सकते हो। ठीक है। जो सिंगल यूज़र मोड होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन होते हैं, इंक्लूडिंग डॉस, विंडोज़ एंड मैक ओएस। ठीक है। अब हम देखते हैं बैच सिस्टम क्या होते हैं। अब क्या होता था, हमारे पास जो बैच सिस्टम होते थे वो एक इनसे पुराना कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ना जो कंप्यूटर्स होते थे ना, उनका यूज़र के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। एक यूज़र है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो क्या करता था, अपना प्रोग्राम एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेप है, उसके अंदर रिकॉर्ड कर देता था। ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक ऑपरेटर बैठा होता था। वो जाता था, उस ऑपरेटर को अपनी टेप देता था और बोलता था, भाई ये मेरी टेप है, इसके अंदर मेरा प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट करके बताओ कि इसका क्या आउटपुट आता है। वो ऑपरेटर क्या करता था, वो इसको सारी कैसेटों के बीच में रख देता था। ठीक है। बाकी लोगों की भी उसके पास कैसेटें आई हुई हैं, उसको कंपनी के बाकी लोगों ने भी दिया हुआ है काम अपना, टेप अपनी चलाने के लिए। फिर जब इसकी बारी आती थी वो इसको चलाता था। ठीक है। और ये कंप्यूटर के अंदर टेप को रन करता था। रन करने के बाद जो भी आउटपुट आता था, 2 दिन बाद का टाइम दिया हुआ है, 1 दिन बाद का टाइम दिया हुआ है उस बंदे को, भाई आप आना 2 दिन बाद अपनी आउटपुट ले जाना। रश के ऊपर डिपेंड करता है। 2 दिन बाद वो बंदा आता था, अपनी आउटपुट लेकर चला जाता था। ठीक है। तो लेकिन इसका ना बैच सिस्टम क्यों रखा गया? अच्छा, अब क्या मसला हुआ कि एक बंदा है वो पाइथन के अंदर काम कर रहा है, वो अपनी टेप दे गया। एक बंदा है वो C++ के अंदर काम कर रहा है, वो अपनी टेप दे गया। एक बंदा PHP में काम कर रहा है, वो अपनी दे के चला गया। एक बंदा है वो किसी और लैंग्वेज में, फोर्ट्रॉन में काम कर रहा है, वो अपनी टेप दे के चला गया। तो इस भाईजान को क्या करना पड़ता था, ये पहले चलाते थे CPU के ऊपर कंपाइलर सारा उस लैंग्वेज का। जैसे C++ का कोई प्रोग्राम चलाना है ना, तो पहले वो C++ का सारा कंपाइलर चलाते थे CPU पे। फिर उसके बाद उस भाई की टेप चलाते थे, जिन भाई की टेप है, और फिर उनका आउटपुट जनरेट करते थे। फिर उसके बाद एक पाइथन वाला भाई आया हुआ है, तो पाइथन का पहले वो चलाते थे सारा इंटरप्रेटर। ठीक है, CPU के ऊपर। फिर वो पाइथन का कोड चलाते थे। फिर इस तरह दूसरी लैंग्वेज का चलाते थे। इस तरह करते करते क्या होता था, बार बार CPU को एग्जीक्यूट करना पड़ता था उस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज का सारा लोड करने के लिए। तो इन भाई ने क्या हल सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे करूं कि डब्बे बना लूं। एक डब्बे में रख लूं मैं सारे पाइथन वाली केस्टें, एक डब्बे के अंदर रख लूं C++ वाली केस्टें रख लूं, एक में रख लूं मैं C वाली केस्टें, एक में रख लूं फोर्ट्रान वाली केस्टें। क्या करूं कि C++ का जब मैंने रन किया ना प्रोसेसर के अंदर कंपाइलर, तो मैं C++ वाली सारी केस्टें इकट्ठी चला दूं। फिर अगली लैंग्वेज का रन करूं तो उसकी इकट्ठी केस्टें सारी चला दूं। तो ये वाला जो काम था ना, उन्होंने इकट्ठी केस्टें चलाने वाला, इसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये बैच में सबका काम कर रहे हैं। हर किसी का एक बैच है, उस बैच में वो काम चल रहा है। ठीक है। तो इस वजह से इन सिस्टम का नाम पड़ गया बैच सिस्टम। अच्छा, अब बैच सिस्टम के अंदर एक मसला आया कि हमारे पास जो CPU होता था ना, CPU की पावर होती थी तेज़, CPU हमारा फास्ट होता था। ठीक है। उस पर तो कंपनीज बड़ी काम करी थी। इंटेल ने पहले अपना एक अपना प्रोसेसर निकाला, फिर दूसरा निकाला, मतलब उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से अपग्रेड आई, स्पीड होती थी बड़ी तेज़। अब लेकिन साथ में जो किस्तें आती थी ना, उनकी स्पीड होती थी स्लो, क्योंकि उनके अंदर लगी थी टेप, टेप रील पे घूमती थी और वो बड़ी होती थी स्लो।
तो सीपीयू जो था ना वो सही तरह यूटिलाइज नहीं हो पाता था। जैसे सी प्लस प्लस की मैंने एक टेप सीपीयू के ऊपर चढ़ाई है, तो ये टेप तो अपनी रील पे चल रही है चल रही है चल रही है और बड़ा स्लो स्लो काम हो रहा है। तो ना सीपीयू की सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी। सीपीयू ऑफन आइडल रह जाता था बिकॉज ऑफ द स्पीड्स ऑफ द मैकेनिकल आईओ डिवाइसेस, जो आईओ डिवाइसेस सच एज टेप ड्राइव, ठीक है, बिकॉज दे वर स्लोअर देन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. Such devices, such system in which user does not get to interact with his or her job and jobs with similar needs are executed in batch are often known as batch system. ये जैसे हमने पहले देखा कि इनको बैच सिस्टम कहा जाता है, जिसमें यूज़र का इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होता सिस्टम के साथ और उस चीज़ें जो होती हैं वो बैच में चल रही होती हैं, इकट्ठी इकट्ठी ग्रुप्स में चल रही होती हैं। तो इन्होंने बेसिकली एक डायग्राम के अंदर शो किया है कि बैक सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यहाँ पे हमारे पास यूज़र प्रोग्राम हो रहा होता है, जिसके अंदर डिफरेंट यूज़र स्पेस कहते हैं इसको, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस पड़े होते हैं उस टाइम जो उन्होंने एग्जीक्यूट करने हैं एक बैच के अंदर। अच्छा, बैच सिस्टम के अंदर क्या होता था, यूज़र स्पेस कंटेन्स वन प्रोसेस एट अ टाइम, एक टाइम पे एक प्रोसेस होता था क्योंकि एक ही प्रोसेस एक टाइम पे चल सकता है। अब इस मसले का हल उन्होंने निकाला एक अगली टाइप में जिसका नाम था मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। ठीक है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में हम ये क्या करते थे कि ये ना डिफरेंट जॉब्स लोड कर देते थे प्रोसेसर के पास। ठीक है, अब क्या होता था कि फॉर एग्जांपल जो सीपीयू की कैपेसिटी है ज़्यादा, ठीक है, तो इसके पास अगर दो केस्टें आई हैं ना और वो बड़ी स्लो स्लो चल रही हैं और सीपीयू का कुछ बची हुई है पावर, तो वो उसके लिए एक और जॉब ऐड कर देते थे, फिर उसके लिए एक और जॉब, इतनी जॉब्स ऐड होती थी सिस्टम में रन होती थी कि पूरा सीपीयू अच्छे से यूटिलाइज हो रहा हो। अब बीच में ऐसा भी होता था कि इसको किसी चीज़ का वेट करना है, फॉर एग्जांपल इसको अब इसने इस प्रोसेस ने बोल दिया कि भाई प्लीज प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अब ये इंतज़ार कर रहा है कीबोर्ड से इनपुट आएगी, एंटर कोई करेगा तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, तो फिर सीपीयू फ्री हो गया, तो फिर एक और जॉब होती थी सीपीयू उसको रन करने लग जाता था जब तक इसका एंटर वापस ना आए। तो इस तरह का जो सिस्टम था ना उसको हम बोलते थे मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि एक को वो एग्जीक्यूट करता था एक टाइम में, लेकिन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास डिफरेंट जॉब्स पड़ी होती थी मेमोरी में साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब ये जो जॉब हैं ये सबसेट ऑफ द जॉब्स ऑन द डिस्क विच आर रेडी टू रन बट कैन नॉट बी लोडेड इनटू मेमोरी ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। उस टाइम मेमोरी में वो लैक ऑफ स्पेस की वजह से लोड नहीं हो सकती, तो ये सारी डिस्क पे पड़ी होती थी, जितनी मेमोरी में जा सकती है वो मेन मेमोरी में पड़ी होती थी। अच्छा, अब जो मेमोरी में जो पड़ी होती थी जॉब्स वो काफ़ी कम होती थी देन द नंबर ऑफ जॉब्स दैट कैन बी इन जॉब पूल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, पिक करता था जॉब्स को मेमोरी के अंदर और एग्जीक्यूट कर देता था। और क्या होता था कि जो जॉब सच एज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसको कोई जैसे कीबोर्ड से एंटर के लिए वेट करना पड़ रहा है, तो नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में क्या होता था, सीपीयू बैठा रहता था ऐसे ही आइडल, जैसे मैंने अभी सारी चीज़ें बताई हैं। तो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली स्विचेस टू एग्जीक्यूट अनदर जॉब। अगर एक जॉब आइडल हो गई है तो वो किसी और जॉब को एग्जीक्यूट कर जाता है। जब किसी जॉब को वेट करना है तो सीपीयू सिंपली स्विच कर देता है किसी और जॉब के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे इस फिगर में हमारे पास दो प्रोसेस है, एक P1 है एक P2 है। अब P1 जो है पहले सीपीयू को यूज़ कर रहा है, अब इस टाइम के अंदर उसने क्या करना है, किसी न किसी इनपुट को यूज़ करना है। तो इस टाइम में हम क्या करते थे कि ये वाला सारा जो टाइम है ना ये P2 की एग्जीक्यूशन के लिए दे देते थे। इसका मतलब है कि जब एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है सीपीयू को तो दूसरा वेट करता था कि कब वो अपनी किसी इनपुट के या आउटपुट के चक्कर में जाओ और मैं अपनी जगह घेर लूँ और मैं फिर अपना काम शुरू कर दूँ। इसकी वजह से क्या होता था, यूटिलाइजेशन सीपीयू की बढ़ जाती थी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो स्पीड बढ़ा देती, थ्रूपुट जो सिस्टम का होता है ना स्पीड, यानी उसके आउटपुट की स्पीड बढ़ जाती थी, ज़्यादा आउटपुट जनरेट करता था कम टाइम के अंदर। ठीक है, इन्होंने अब ये बताया कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि कैसे हमारे पास जो दो प्रोसेसर हैं वो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी ऑल जॉब्स दैट एंटर द सिस्टम आर केप्ट इन जॉब पूल। जितनी भी जॉब्स एक सिस्टम के अंदर एंटर होती हैं उनको कहाँ रखा जाता है, जॉब पूल के अंदर रखा जाता है। ये जो पूल होता है इसके अंदर तमाम प्रोसेस जो डिस्क के ऊपर रिजाइड कर रहे हैं वो होते हैं इसके अंदर, और जो जिनको मेन मेमोरी की एलोकेशन चाहिए वो वेट कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जॉब्स रेडी हो गई हैं मेमोरी में लाने के लिए, कि सारी कहती हैं भाई हमें पहले करो पहले हमें करो पहले करो, और वहाँ पे इनफ रूम नहीं है सब के लिए, तो सिस्टम क्या करता था, उनमें से किसी को एक चूज़ कर लेता था। इस जो ये चूज़ कर रहा है ना सिस्टम के कौन सी जॉब को पहले एग्जीक्यूट करना है, इसको बोलते हैं जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग या जॉब स्केजुलिंग। इन एडिशन इफ सेवरल जॉब्स आर रेडी टू रन एट द सेम टाइम, अगर
इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जॉब्स रेडी हैं एक टाइम पर रन होने के लिए, तो सिस्टम उनमें से चूज़ कर लेता था, दोबारा उन्होंने बार रिपीट की है। ठीक है, तो ये चैप्टर 6 में कह रहे हैं कि हम सीपीयू शेड्यूलिंग को डिस्कस करेंगे, कैसे सीपीयू जो है वो शेड्यूल करता है कि कौन सी जॉब को पहले रन करना है। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया टाइम शेयरिंग सिस्टम का। टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टी यूज़र होते हैं, मल्टी प्रोसेस होते हैं और एक इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, यानी मल्टीपल यूज़र्स सिस्टम को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ मसाइल भी आते हैं। मसाइल को हम पहले पहले बाकी चीज़ें देखते हैं कि यूज़र क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस सेम टाइम पर रन कर सकता है। ठीक है, और वो अपने प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है डिफरेंट प्रोसेसेस की मदद से। अब टाइम शेयर सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है और सीपीयू शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, ताकि हर यूज़र जो है वो स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम शेयर कंप्यूटर यूज़ करे। देखिए ना, एक कंप्यूटर है, अब एक यूज़र है उसका प्रोग्राम है 10 MB का, दूसरा यूज़र है उसका प्रोग्राम है 1 MB का। ठीक है, अब 10 MB वाला ये सीपीयू पे चलाए और वो लगा रहे, इसकी बारी ना आए। तो क्या होता था इस टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर के कुछ टाइम इसको दे दिया गया। ठीक है, कि भाई 5 सेकंड आपने अपना चलाना है, 5 सेकंड बाद हम इसको बारी देंगे, फिर 5 सेकंड बाद एक और को देंगे, फिर एंड में आपकी दोबारा से बारी आ जाएगी। तो ये जो हम टाइम शेयर करे थे ना सब लोगों को, इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम या टाइम शेयर्ड कंप्यूटर। अच्छा, हर यूज़र का एक सेपरेट प्रोग्राम होता था मेमोरी के अंदर, और अगर हमने रीजनेबल रिस्पॉन्स टाइम लेना है तो हम जॉब को स्वैप करते रहते थे, कभी उनको इन करते थे कभी आउट करते थे ऑफ द मेन मेमोरी। तो हमारे पास जो है यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ एंटी सर्वर, विंडोज़ 2000 सर्वर, जिस टाइम ये बुक लिखी उस टाइम यही थे, या अभी जो विंडोज़ 11 10 वो तो उस टाइम नहीं थे। ये तमाम टाइम शेयरिंग सिस्टम्स हैं और वेरियस एलिमेंट टाइम शेयरिंग सिस्टम के कोर्स में डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम थोड़े हमारे पास सेंसिटिव कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। रियल टाइम systems are used when rigid time requirements are placed on operation of a processor or flow of data. Thus, it is often used as control device in a dedicated application. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ऐसे कोई प्रोसेसेस हैं जिन जो टाइम सेंसिटिव हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, कोई मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है, कोई इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ पे आपको उसी सेकंड में डिसीजन चाहिए ना, आप आउटपुट का वेट नहीं कर सकते। ये नहीं आप कह सकते कि सीपीयू स्केजुलर बैठा हुआ है, वो पहले एक प्रोसेस को देता नहीं, भाई आपने जो प्रोसेस भेजा है उसको आपको फ़ौरन चाहिए उसका रिस्पॉन्स। तो इसको कहते हैं रियल टाइम सिस्टम, आपको रियल टाइम में आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो रियल टाइम सिस्टम जो होता है, इसके लिए वेल डिफाइंड फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और सिस्टम अगर उस टाइम के अंदर आउटपुट जनरेट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम फेल है, ये किसी ना काम के। फॉर एग्जांपल, आपके पास सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, एक इस तरफ से जा रही है सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला कार, एक इस तरफ से आ रही है। अब इसने एक्सीडेंट बचाना है। अब इसको जहाँ पे टक्कर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद ये पता चले, इसका प्रोसेस कंप्लीट हो कि हाँ भाई मैंने लेफ्ट टर्न करने करके एक्सीडेंट बचाना है, तो इस प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि रोबोट आर्म है, अब इसको अगर इंस्ट्रक्शन मिले रुकने की, जब ये स्मैश हो गया एक कार जिसको ये बिल्ड करा था, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, पहले इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए एक्सीडेंट होने से। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमारे पास दो फ्लेवर आते हैं, एक को बोलते हैं हार्ड, एक को बोलते हैं सॉफ्ट। हार्ड में ज़रा ज़्यादा सख्ती होती है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि जो टास्क है उसको बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करना है, और इस टास्क से एसोसिएटेड जितने भी डिलेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, सबको टाइम में कंप्लीट करो। इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिस्क होती है ना, हार्ड ड्राइव होती है या सेकेंडरी स्टोरेज होती है, उसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये लिमिटेड और मिसिंग होती है सिस्टम के अंदर, कम स्टोर करते हैं। हम ज़्यादातर जो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जहाँ रीड ओनली मेमोरी, जहाँ हम जल्दी से डाटा असेस कर सकें, वहाँ पे अपने मेमोरी में डाटा रखते हैं। और इसके अंदर से ना एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर को भी ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि जो यूज़र है वो हार्डवेयर से सेपरेट हो, और मतलब यूज़र उसके अंदर अपनी उस टाइम ये ना कहे कि भाई पहले काम ये करो, पहले ये करो, और उसके अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करे। क्योंकि हमारे पास जो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स होते हैं ना, और जहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है, और फिर क्या होता है कि वो ना अनसर्टेनिटी बन जाती है कि उस टाइम के अंदर कोई ऑपरेशन कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा लेस रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ रियल टाइम सिस्टम है, जिसको सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है। एक प्रोसेस को बोल देते हैं ये क्रिटिकल है, उस क्रिटिकल रियल टाइम टास्क को हम प्रायोरिटी दे देते हैं कि इसकी हाई प्रायोरिटी है, और पहले इसको कंप्लीट करो, फिर जब ये कंप्लीट हो जाए फिर बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करो।
अच्छा, जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं, ये एक अचीवेबल गोल है, आसानी से अचीव हो सकता है और इसको हम मिक्स कर सकते हैं दूसरे सिस्टम्स के साथ जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है। लेकिन जो हमारे पास हार्ड रियल टाइम सिस्टम होते हैं, उनको हम टाइम शेयरिंग सिस्टम के साथ मिक्स नहीं कर सकते। हार्ड रियल टाइम सिस्टम एक काम के लिए बना है और वो वही काम करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरप्ट्स, ट्रैप्स और डिफरेंट सिग्नल्स क्या होते हैं। तो इंटरप्ट बेसिकली एक ऐसा सिग्नल है जो हार्डवेयर डिवाइस जनरेट करती है, यूजली एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि हमारे पास ये प्रोसेसर है, ठीक है, ये किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था। अब इसको फॉर एग्जांपल एक साथ में डिस्क ने बोला कि डिस्क बोलती है कि भाई मुझे ना अपनी कुछ डिस्क रनिंग करनी है, ठीक है, इमेज जनरेशन करनी है। तो आप जो पहले प्रोसेस चला रहे थे ना, उसको ज़रा रोको और मेरी बात सुनो, पहले मेरा काम कर दो, ठीक है। तो ये हार्डवेयर डिवाइस थी एक, जिसने इसको बोला कि आप जो पहले प्रोसेस चल रहा है वो रोको। जब इसका काम हो जाए, जो कि इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी भी हो सकता है, तो तब आप वो प्रोसेस कंटिन्यू कर दो जो पहले चल रहा था। तो अब सीपीयू ने जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था पहले वाला, इसको मैं बोलता हूँ P1, जब ये P1 को एग्जीक्यूट कर रहा था और इसको मैं P2 बोलता हूँ, P2 ने कहा कि पहले जो है ना ये वाला काम कर दो। तो अब सीपीयू के ऊपर P2 आ गया और सीपीयू P1 के बारे में भूल गया। तो हमने क्या करना है, P1 को ना एक जगह पे सेव करके रख लेना है, ठीक है। कि इसको हम बोलते हैं कि जो इंटरप्टेड कंप्यूटेशन हमारी चल रही थी ना, ऐसी कंप्यूटेशन जिसको हमने इंटरप्ट कर दिया, उसको हमने कहीं सेव करके रख देना है। और जब P2 कंप्लीट हो जाए तो वापस हमने जो सेव करके रखा था ना, उसको बोलो कि हाँ भाई जो पहले अब आप काम कर रहे थे ना, वो आप करते रहो। तो ये बेसिकली हमारा इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसको देखते हैं कि बुक में ये कैसे लिखा हुआ है कि हमारे पास जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होता है ना किसी हार्डवेयर डिवाइस से, तो सीपीयू टेंशन गेट करने के लिए होता है। फिर इंटरप्ट ट्रांसफ़र कर देता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कंट्रोल, ठीक है, किसके थ्रू, इंटरप्ट वेक्टर टेबल के थ्रू, जिसके अंदर एड्रेसेस होते हैं तमाम सर्विस रूटीन के, कि फ़लाँ इंटरप्ट आएगा तो आपने फ़लाँ सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना है। किस सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना है, ये लिखा हुआ है इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर। और कंट्रोल इस टाइम किसके पास गया हुआ है, मैनेजर कौन है, वो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, जो चल रही है इस टाइम, उसके पास सारा कंट्रोल है, ठीक है। अब जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन जब ख़त्म हो गई, उसने अपनी एग्जीक्यूशन पूरी कर दी, तो कंप्लीशन पे क्या होगा, सीपीयू रिज्यूम कर देगा जो वो पहले काम कर रहा था। ऐसी कंप्यूटेशन जो हमने इंटरप्ट की थी उसको वो रिज्यूम कर देगा। तो इंटरप्ट आर्किटेक्चर जो है उसको सेव करना है एड्रेस ऑफ द इंटरप्टिंग इंस्ट्रक्शन, ताकि वो सेव कर ले कि कहाँ पे सीपीयू काम कर रहा है, ताकि सीपीयू को वापस दे दे वो चीज़, कि सीपीयू अपना काम वापस आप कर लो। अच्छा, अब ऐसा होगा कि जब हमारे पास एक इंटरप्ट चल रही है ना, जब एक इंटरप्ट प्रोसेस हो रही है, तो हम इनकमिंग इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देते हैं, कि एक इंटरप्ट रूटीन अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो कोई और इंटरप्ट रूटीन उसको कंट्रोल ना दे, ये वाली जो इंटरप्ट है ये कंप्लीट पूरी हो, ठीक है, ताकि हमारा कोई इंटरप्ट लॉस ना हो। अच्छा, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो एक इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके अंदर सीपीयू कोई प्रोसेस करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई इंटरप्ट लेके आ जाता है कि भाई पहले ये काम करो फिर ये प्रोसेस करो। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा हमारे पास ट्रैप होता है। ट्रैप बेसिकली किसी एरर की वजह से होता है और ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है। एक तो हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट था ना जो हमने ऊपर पढ़ा, अगर हम सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट करें तो उसको हम ट्रैप बोलते हैं। ये किस वजह से होती है, कोई एरर जनरेट हो गया, जैसे हम जीरो से डिवाइड कर रहे थे जो कि अनडिफाइंड एक चीज़ है, या हम कोई ऐसी मेमोरी असेस कर रहे थे जो इनवैलिड है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो या फिर यूज़र ने रिक्वेस्ट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आप कोई ट्रैप कर दो किसी सर्विस को और इसको ख़त्म कर दो इसकी एग्जीक्यूशन को और ये एरर जनरेट कर दो। फॉर एग्जांपल यूज़र कहता है कि मुझे इनपुट चाहिए सिर्फ इवन नंबर्स की, तो उसको ऑड नंबर आया नज़र, तो उसने बोला कि जब ऑड नंबर नज़र आए तो आपने ट्रैप कर देना है और उसको आउटपुट दे देना है कि भाई ऑड नंबर्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज़ है सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, एक इवेंट जनरेटेड टू गेट अटेंशन ऑफ द प्रोसेस। जैसे ये भी सिग्नल्स ही हैं जो इंटरप्ट्स एंड ट्रैप्स हैं, ये प्रोसेस की अटेंशन को एक्वायर करने के लिए होता है। सिग्नल के लिए एग्जांपल ये है कि आपने एक प्रोग्राम रन किया और आपने कंट्रोल सी प्रेस प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा जिसको हम इंटरप्ट सिग्नल बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना तीन एक्शन हो सकते हैं किसी भी सिग्नल के ऊपर, किसी भी इंटरप्ट के ऊपर तीन एग्जीक्यूशंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि कर्नल डिफाइंड डिफ़ॉल्ट एक्शन, कि हमारा जो कर्नल है ना, कर्नल से मुराद जो हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, वो कोई डिफ़ॉल्ट एक्शन ले ले उसके ऊपर। दूसरा ये है कि हम उसको सीधा सीधा इग्नोर कर दें। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि एक प्रोग्रामर डिफाइंड एक्शन लें उसके ऊपर।
तो जो कर्नल डिफाइंड डिफ़ॉल्ट एक्शन होगा ये क्या करेगा कि आपको प्रोसेस टर्मिनेशन कर देगा, ठीक है। या फिर एक कोर फाइल जनरेट हो जाएगी जो यूज़र उसको यूज़ कर सकता है कि वो देख ले कि ये जो उसने प्रोसेस टर्मिनेट किया है उसके लॉग फाइल एक जनरेट हो जाए कि ये किस टाइम पे टर्मिनेट हुई और क्या स्टेट थी उस टाइम प्रोसेसर की। ये कोर फाइल के अंदर वो सारी चीज़ें सेव कर देगा कर्नल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था कि प्रोसेस जो है वो इंटरसेप्ट करे सिग्नल को और जस्ट इग्नोर कर दे कि भाई सिग्नल आप आ रहे हो, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं बॉस हूँ, मेरी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि प्रोसेस इंटरसेप्ट करे सिग्नल को और प्रोग्रामर डिफाइंड एक्शन ले ले कि एक प्रोग्रामर ने यूज़र ने डिफाइन किया हुआ था कि जब ये वाली इंटरप्ट आए ना आपने ये कर देना है। तो ये आप जैसे फॉर एग्जांपल ऑड नंबर है तो आपने ये डिस्प्ले करना है ये लाइन, तो वो प्रोग्रामर डिफाइंड एक्शन है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हार्डवेयर प्रोटेक्शन। अब ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस एक टाइम पर चल रहे हैं, डिफरेंट यूज़र्स हैं, इसके अंदर कुछ मसले आ सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, किसी प्रोग्राम के अंदर बग है, एक मछली जो पूरे दरिया के पानी को ख़राब कर दे, ठीक है। पूरे दरिया तो नहीं, पूरे तालाब के पानी को ख़राब कर दे एक गंदी मछली, ठीक है। तो वो एक बग आया एक प्रोग्राम में जो सारे प्रोग्राम को ख़राब कर दे, ठीक है। और किसी और प्रोग्राम का डाटा ख़राब कर दे, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डैमेज कर दे, या एक फ़ाइल है जो ओवरराइट कर दे किसी और फाइल को या फोल्डर को, ठीक है। या कोई ऐसा प्रोसेस है जो सीपीयू की सारी पावर ले ले किसी और को दे ही ना। तो इस तरह के डिफरेंट हार्डवेयर प्रोटेक्शन के मसले आते हैं, ठीक है। इनको आईओ प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन और सीपीयू प्रोटेक्शन के थ्रू हल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इनको वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है डुअल मोड ऑपरेशन। डुअल मोड ऑपरेशन में ये होता है कि एक हम प्रिविलेज मोड रख देते हैं, ठीक है, एडमिन टाइप, और एक होता है यूज़र मोड। कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज़र को अलाउ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलाउ नहीं होती, तो यूज़र मोड से हम ट्रांसफ़र करते हैं मोनीटर मोड के अंदर और मोनीटर मोड उनको एग्जीक्यूट करता है। शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए ये प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है। तो इस वजह से जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है सीपीयू का, उसके अंदर दो काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन और एक नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होती हैं वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हैं जो एक नॉर्मल यूज़र परफॉर्म नहीं कर सकता, सच एज कम्युनिकेटिंग विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर कोई हमारे पास यूज़र प्रोसेस ट्राई करे प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक ट्रैप जनरेट हो जाता है और प्रोसेस जो होता है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रीमेच्योरली, अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करने से पहले ही उस प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अब काम तो हमने करना है, तो इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पीस ऐसा है जिसको हम अलाउ करते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर ले प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को। अच्छा, अब यूज़र को बताने के लिए कि सीपीयू को बताने के लिए कि अभी आपने कौन सा मोड चलाना है, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है या फिर आपने दूसरा कोई प्रोसेस है, प्रिविलेज प्रोसेस है, उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, ऑपरेटिंग सिस्टम कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो भी या यूज़र प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने दो सेपरेट मोड ऑफ ऑपरेशन बना दिए। एक को बोल दिया यूज़र मोड और दूसरे को बोल दिया मॉनिटर मोड, जिसको सुपरवाइज़र मोड, सिस्टम मोड या प्रिविलेज्ड मोड भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जब कोई भी हम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हार्डवेयर को हम एक मोड बिट भी सेंड कर देते हैं, ठीक है, जो कि करंट मोड बताती है। अगर ज़ीरो होगी तो इसका मतलब मॉनिटर मोड है, अगर वन होगी तो यूज़र मोड है। मोड बिट से पता चल जाएगा सीपीयू को कि जो टास्क है वो किसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे एग्जीक्यूट करनी है या यूज़र के बिहाफ पे एग्जीक्यूट करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रा ज़्यादा प्रिविलेज मिला होगा, यूज़र के पास इतने ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो यूज़र ने परफॉर्म नहीं करने होते, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं परफॉर्म करने होते हैं, डेजिग्नेटेड टास्क होते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई हो जाता है, यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे और जो डेजिग्नेटेड टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करे। यूज़र जो होता है वो सिर्फ रिक्वेस्ट करे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई आप ये वाले टास्क कर दो, और वो कैसे प्रोसेस करेगा, सिस्टम कॉल के ज़रिए। ये सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट हम आगे डिटेल में देखेंगे। जब भी यूज़र कोई सिस्टम कॉल कर रहा है या कोई इंटरप्ट, ट्रैप या कोई भी सिग्नल जनरेट हो रहा है तो सीपीयू मोड जो होती है वो स्विच हो जाती है सिस्टम मोड के अंदर, यूज़र मोड से सिस्टम मोड में चली जाती है या फिर मॉनिटर मोड में चली जाती है बिफोर द रेलिवेंट कर्नल कोड एग्जीक्यूट। अच्छा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो सीपीयू मोड वापस स्विच हो जाती है यूज़र मोड के अंदर बिफोर द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द यूज़र प्रोसेस।
इसको आगे फर्दर डायग्राम में बताया गया है कि कैसे ये हमारे पास एक यूज़र है, ठीक है, और एक हमारे पास मॉनिटर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, कोई यूज़र इंटरप्ट जनरेट करेगा तो वो जाएगा मॉनिटर मोड के अंदर, मॉनिटर मोड उसके सारे को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वापस यूज़र मोड सेट कर देगा और यूज़र को कंट्रोल दे देगा। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है आईओ प्रोटेक्शन। अब कोई यूज़र ऐसा भी हो सकता है वो क्या करे कि डिसरप्ट कर दे नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम बाय इशूइंग इलीगल आईओ इंस्ट्रक्शन बाय असेसिंग मेमोरी लोकेशन विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। यानी 4 यूज़र थे हमारे पास और मेमोरी थी हमारे पास 100 GB की, ठीक है। अब होना ये चाहिए सारे 25 GB इस्तेमाल कर लें या एक मियाना रवि के साथ काम करें। एक यूज़र ऐसा आया जिसने 100 GB की 100 GB अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और बाकी के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट आता है आईओ प्रोटेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी आईओ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। तो यूज़र जो होता है वो कोई भी आईओ इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इशू नहीं कर सकता, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करनी पड़ती है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमने डिफाइन की होती हैं कोड उस टाइम एग्जीक्यूट होने, उनको हम बता देते हैं कि आपने किस यूज़र को कितनी मेमोरी देनी है, किस यूज़र को क्या आपने प्रिविलेजेस देने हैं। कोई भी यूज़र प्रोग्राम होता है, हम ये इंश्योर करते हैं कि वो मॉनिटर मोड के अंदर एग्जीक्यूट ना करे अपने आप को, और उसका जो कंट्रोल है यूज़र प्रोग्राम का वो मॉनिटर मोड के अंदर ना जाए। अगर वो चला गया तो फिर हमारे पास आईओ प्रोटेक्शन कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। अच्छा, अब कोई हमारे पास भाई थे जिनको हैकिंग का बड़ा शौक था। उन्होंने क्या किया कि ना उनको पता था कि जब भी हमारे पास कोई प्रिविलेज मोड का कोड आता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू होता है वो स्विच हो जाता है यूज़र मोड से मॉनिटर मोड के अंदर जब भी कोई इंटरप्ट आई, ट्रैप आया या कोई भी ऐसी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन आई। तो यूज़र प्रोग्राम क्या करता है, एज अ पार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन नया एड्रेस स्टोर कर लेता है इंटरप्ट वेक्टर के अंदर, ठीक है। जो हैकर भाई थे उन्होंने क्या किया, अब जो एक तो इंटरप्ट वेक्टर है ना, उसने क्या करना है, उस इंटरप्ट वेक्टर के ने उस जगह को एग्जीक्यूट करना है जो उस टाइम होनी चाहिए, लेकिन उन यूज़र भाई ने क्या किया, अपने यूज़र प्रोग्राम का एड्रेस उसके वेक्टर के अंदर डाल दिया, ठीक है। उस न्यू एड्रेस ने ओवरराइड कर दिया प्रीवियस एड्रेस को जो असल में एग्जीक्यूट होना चाहिए था यूज़र प्रोग्राम के अंदर। तो जब भी हमारे पास ये ट्रैप या इंटरप्ट अकर हुआ तो हार्डवेयर ने जाना था मॉनिटर मोड के अंदर और ट्रांसफ़र कंट्रोल करना था थ्रू इंटरप्ट वेक्टर टेबल टू द। अब इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर यूज़र प्रोग्राम का एड्रेस स्टोर हुआ है, तो ये मॉनिटर मोड के अंदर जाएगा और कंट्रोल दे देगा यूज़र प्रोग्राम को। यूज़र के पास कंट्रोल आ जाएगा तमाम कंप्यूटर का मॉनिटर मोड के अंदर। तो ये चीज़ हमने इंश्योर करनी है कि जो हमारे पास यूज़र है वो वेक्टर टेबल के अंदर चेंजेस ना करे। हेंस वी नीड ऑल आईओ इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर चेंजिंग द contents of system space in memory to be protected. A user process could request a privileged operation by executing a system call such as read. मतलब ये जितने भी प्रोसेस हैं हमारे इनपुट आउटपुट के, ये हम दें सिस्टम को ही और यूज़र सिस्टम के थ्रू अपना काम करे। अगर कुछ उसने रीड करना है तो यूज़र बस बोल दे, सिस्टम कॉल दे दे रीड, आगे वो सिस्टम कॉल जाए मॉनिटर मोड के पास और मॉनिटर मोड उसको रीड करके ला के दे फाइल के अंदर से। यहाँ पे हमारा लेक्चर 2 एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।